फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था वैशाली मन ही मन गौरव से बात करने का निर्णय लेती है। वो कहती है, मैं गौरव को बता दूंगी, मुझे काम से कोई समस्या नहीं। मैं तो बस रसोई में जाने व पानी और सब अलग रखने के नियम को गलत मानती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है गौरव मेरी बात को अवश्य समझेंगे और इस दकियानूसी नियम के ख़त्म करने में मेरा सहयोग भी करेंगे। अब आगे। वैशाली ने काम करना शुरू कर दिया, परंतु वो थी भी महज 20 साल की, जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की और ना ही उसने अभी घर के कामों में दक्षता हासिल थी। इसलिए इस काम को करते हुए उसे बहुत समय लग गया। वैशाली, सुदेश जी की जैसे ही आवाज़ आई, वैशाली को लगा फिर से कोई काम होगा। कमर में अत्यधिक दर्द के कारण अब उसमें कोई भी काम करने का साहस भी नहीं रहा था। पर तभी उसे सुदेश जी की आवाज़ फिर से सुनाई दी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ गई। वैशाली, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, इतना समय यहाँ तक आने में। सुदेश जी ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। वो माँ, मैं बस काम ख़त्म कर आने ही वाली थी, वैशाली ने डरते हुए जवाब दिया। वो अभी उसको आवाज़ लगाने के कारण उसके बारे में ही सोच रही थी। तो काम हो गया तुम्हारा? सुदेश जी ने उसे देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में वैशाली ने बस सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। ठीक है, अब तुम्हारे कमरे में जाकर कुछ समय आराम कर लो, पर याद रहे चटाई तकिया सब वही लेना जो देविका ने रखा है, पलंग पर मत सो जाना। कहते हुए सुदेश जी रसोई में चली गई। वैशाली उन्हें आश्चर्य से देखती रही, फिर वो भी कमरे में जाकर सो गई। थकान के कारण उसे जल्द ही नींद भी आ गई। गहरी नींद आने के कारण उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और गौरव आ गया था। गौरव अपने कमरे की ओर जा ही रहा था, परंतु उसके कमरे में जाने से पहले ही देविका ने उसे आवाज़ देकर सुदेश जी के कमरे में बुला लिया। क्या हुआ आलू, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? माँ, आप क्या हुआ, आलू ने कुछ किया क्या? गौरव उन दोनों से ही पूछता है। देविका तो नहीं, परंतु कोई और है जिसे इस घर के नियम पसंद नहीं आए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, परंतु उसने देविका से कहा कि देविका आकर समझाए कि मैं इन नियम को ख़त्म कर दूँ। पहली बार इस घर में ऐसा हुआ है जब किसी ने मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ जाने के लिए कहा। कहकर सुदेश जी दुख का भाव चेहरे पर लाकर गौरव को देखने लगी। आपके खिलाफ? गौरव आश्चर्य से अपनी माँ को देखकर कहता है। फिर वो सुदेश जी के हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं उनके पाँव के पास बैठ जाता है। माँ बताओ, ऐसा कौन है जो आपके खिलाफ बोल रहा है? मुझे सारा सत्य बताइए। बेटा, सुदेश जी गौरव से कहती हैं, हम स्त्रियों को हर महीने कुछ खास दिनों से गुजरना होता है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक होती है, जिसमें हमें उन दिनों रसोई में जाना, खाना व उसकी सामग्री को छूना व पूजा करना तथा पूजा संबंधित किसी भी सामग्री को छूना भी वर्जित माना जाता है। ये नियम लगभग हर घर में माने जाते हैं और हर मंदिर व धार्मिक स्थल पर भी। हमारे घर में भी ये नियम तेरी दादी के समय से पहले से ही माने जाते हैं। उन्होंने भी इन सारे नियम को माना व उनके बाद मैंने। अब देविका भी मानती है, परंतु वैशाली को ये नियम पसंद नहीं आया। उसके बाद भी खुद से ना कहकर उसने देविका से कहा वो मुझे समझाए, जबकि वैशाली को इस नियम से लाभ ही हुआ है। वो आराम से कमरे में सो रही है। ये नियम नहीं होते तो अभी उसे रसोई में काम करना पड़ता। फिर भी ना जाने क्यों उसने ऐसा किया। ऐसा कहते हुए सुदेश जी अपने चेहरे पर इस तरह के भाव लाती है जिससे लगे कि वो बहुत दुखी है, परंतु उनकी आंखों में कहीं भी दुख की छाया भी नहीं दिख रही थी। सुदेश जी की बातें सुनकर गौरव के चेहरे पर एक के बाद एक कई भाव आ जा रहे थे। वो आश्चर्य में था कि क्यों वैशाली ने माँ के खिलाफ जाने के लिए देविका से कहा। वहीं तो उसे वैशाली पर अत्यधिक क्रोध भी आ रहा था। कैसे वो अपने ही घर को तोड़ने वाली बात कर सकती है, एक बेटी और माँ के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर सकती है, जबकि उसने पहले ही वैशाली से स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि उसके लिए उसका परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी इस परिवार की शांति व एकता को भंग करने का प्रयत्न कर रही थी। ये ख्याल आते ही गौरव क्रोध में अपने कमरे की ओर जाता है। रुको बेटा, सुदेश जी गौरव को रोकती है। नहीं माँ, आज मैं वैशाली से बात करके रहूँगा। वो इस तरह से आपके खिलाफ नहीं जा सकती।
उसे पता होना चाहिए कि इस घर में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरव सुदेश जी से बोलकर जाने लगता है। मैं तुम्हें बात करने से नहीं रोक रही हूँ, सुदेश जी पुनः उसे समझाती हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम उसे शांति और प्रेम से समझाओ। बेटा, ये सारे नियम हमारे ग्रंथों में लिखे हैं। और वैशाली ठहरी कॉलेज पढ़ने वाली, भला उसने ये शास्त्र और ग्रंथ सब कहाँ पढ़े होंगे। इसलिए तुम उसे शांति से समझाना, वो अवश्य समझेगी। गौरव जैसे ही कमरे में आया, वैशाली उठ गई थी। आ गए आप, वैशाली ने गौरव को देख मुस्कुराते हुए कहा। चलिए आप खाना खा लीजिए, फिर मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। नहीं, तुम अभी कहो क्या कहना है। गौरव भी जानना चाहता था कि वैशाली उससे क्या कहना चाहती थी। अभी नहीं, आप खाना खा लो, फिर आराम से बात करेंगे। वैशाली को गौरव के मन में चलने वाले तूफान की खबर कहाँ थी। नहीं, तुम अभी कहो, गौरव ने जिद करते हुए कहा, जो वैशाली को अजीब लगा। फिर उसने सोचा, अभी कहे या कुछ समय बाद, बात तो उसे करनी ही थी, इसलिए वो बात करने लगी। परंतु सुबह देविका ने जिस तरह व्यवहार किया, उसे याद कर वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब गौरव से किस तरह बात करे। गौरव, वो मुझे आपसे कहना था। वो बात ये है कि आज माँ ने मुझे रसोई में जाने से मना किया है और इस चटाई पर सोने को कहा है। मुझे पता है कि ये नियम बहुत समय से माने जा रहे हैं, परंतु ये नियम इस समय के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या आप माँ को बस अब और कुछ मत कहना। वैशाली के कुछ बोलने से पहले ही गौरव ने उसे रोक दिया। वैशाली ने जब देखा कि गौरव बहुत क्रोध में है, तो उसने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति को कोई कितना भी समझाए, वो उस स्थिति में नहीं होता कि सही और गलत की पहचान कर सके। इस घर में हमेशा से जैसे होता आया है, आगे भी वैसा ही होता रहेगा। माँ के बारे में आगे से देविका या किसी से भी कुछ गलत कहने से पहले उसका परिणाम अवश्य सोच लेना, कहकर गौरव बिना वैशाली की कोई बात सुने खाना खाने चला गया। वैशाली की भूख तो गौरव की बातें सुनकर ही मर गई थी। वो पानी पीकर सो गई। ना चाहते हुए भी आंसुओं ने पलकों की दीवार पार ही कर दी। वैशाली तब तक रोई जब तक उसका मन हल्का नहीं हो गया। हार तो मैं नहीं मानने वाली। अब मैं तभी सबसे कुछ कहूँगी जब सबको अच्छे से समझ जाऊँगी और जब सब मुझे दिल से अपना लेंगे। इस निर्णय के साथ वैशाली सो जाती है। जरूरी नहीं कि आंसू आपको कमज़ोर बनाए, कई बार आंसू आपको ताकत देते हैं लड़ने की और अपने लक्ष्य को पाने के लिए। रिश्तों में निरंतर मिलते ताने उपेक्षा व्यक्ति को उन रिश्तों के प्रति उदासीन बना देता है। फिर वो व्यक्ति उन रिश्तों में प्रेम व अपनापन नहीं दे पाता। वैशाली ने खुद को शब्दों के तौर पर मौन कर लिया था। वो सूर्योदय की प्रथम किरण निकलने से लेकर रात में नभ में तारों की चुनरी बिछाने तक काम करती रहती थी। फिर भी कभी उसके बनाए खाने में कमी निकाली जाती, तो कभी किसी और काम में। वो जितना भी करती, पर देविका और सुदेश जी हमेशा उसे नाराज ही रहती। परंतु गौरव के कारण उसे वहाँ चंद खुशियों के लम्हे मिल जाते। कभी वो वैशाली के लिए उसकी पसंद की चॉकलेट लाता, तो कभी नोक झोंक और रूठना मनाना भी होता। परंतु गौरव ने स्पष्ट शब्दों में उसे बता दिया था कि वो माँ, देविका और उसके किसी भी मामले में दखल नहीं देगा। ये सब वैशाली को अकेले संभालना होगा। वैशाली ने बहुत हिम्मत जुटाकर देविका से बात करने की सोची। देविका, देविका। वैशाली ने देखा देविका ने उसके बुलाने का कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी उसने अपनी बात कहना जारी रखा। देविका, क्या तुम एक बार मुझे बता दोगी कि यहाँ सब्जी में कितनी मात्रा में मसाले डालते हैं, वे तड़का कैसे लगाते हैं? अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं फिर तुम सबके पसंद का खाना बना सकती हूँ ना। वैशाली ने सोचा, देविका एक बार उसे हाँ कर दे तो एक बार फिर उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। आपको मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आप तो खुद को हमसे ज़्यादा बुद्धिमान व हमें पुरानी सोच वाले बेवकूफ़ समझते हो। आप तो वही करती हो जो सही होता है, तो खाना भी अपने हिसाब से बना लो। मुझे कोई शौक़ नहीं आपको सिखाने व आपसे बात करने का। देविका वैशाली को मनाकर मुंह बनाते हुए वहाँ से छत पर चली गई। देविका की बातों को वैशाली पूरा दिन सोचती रही, जिसके कारण शाम तक उसे तेज सिर दर्द होने लगा।
खाना बनाते समय वैशाली को महसूस हो रहा था मानो सर दर्द से फट ही जाएगा। उसके चेहरे पर उस दर्द की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? उतरा हुआ मुंह बनाकर क्यों काम कर रही हो? नहीं करना तो बता दो। तुमसे घर के कामों के अतिरिक्त और कुछ करवाते भी नहीं। उसमें भी मुंह बना लिया, सुदेश जी ने वैशाली से कहा, क्योंकि उनके लिए उसका दर्द भी काम ना करने का बहाना ही होता। बस थोड़ा सिर दर्द है, इसलिए वैशाली ने धीरे से कहा। फिर अपना काम करने लगी, क्योंकि वो जानती है उसके दर्द और तकलीफ से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैशाली ने सारा काम किया। सबके खाने के बाद जैसे ही वो खाना खाने बैठी, सिर दर्द के कारण गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाकर वो कमरे में आई। गौरव, वैशाली ने धीरे से कहा। गौरव फाइल्स देख रहा था। क्या हुआ? गौरव ने उसे देखकर कहा। तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, वो सिर दर्द हो रहा है और मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है। आपके पास दवाई होगी? दवाई तो नहीं है, तुम सो जाओ, मैं अभी दुकान से दवाई लेकर आता हूँ। गौरव के जाने के बाद वैशाली सो जाती है, परंतु जब घंटे भर बाद भी गौरव नहीं आता और वैशाली को प्यास लगती है तो वो रसोई में पानी पीने जाती है। रसोई के बाहर ही सुदेश जी, देविका, गौरव सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वैशाली देखती है रसोई में चाय और खाने के बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, जबकि वैशाली ने जाने के पहले सारे बर्तन साफ किए थे। फिर से इतने बर्तन देख वैशाली को अजीब तो लग रहा था, परंतु सिर दर्द के कारण बिना कुछ सोचे वो सारे बर्तन साफ कर चली जाती हैं। सॉरी वैशाली, माँ और देविका से बातें करने में समय लग गया तो तुम्हारी दवाई लाने के बारे में ही भूल गया। गौरव कहते कहते रुक गया। उसे लगा शायद वैशाली सो गई है। वो भी बिना चुपचाप पलंग की दूसरी ओर सो गया, जबकि वैशाली अभी भी जगी हुई थी। उसके मन में सवालों का द्वंद चल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका और गौरव का ये कैसा रिश्ता है। कभी लगता जैसे वो उसके मन की हर बात समझता है, उसका दर्द महसूस करता है, तो कभी वो उसके लिए नितांत अजनबी सा हो जाता, जो नहीं समझता उसकी मुख भाषा, जिस पर असर नहीं होता उसके किसी दर्द का। कोई पल जो उसे वैशाली का सबसे खास बनाते, वही कुछ पल उसे अजनबी से ठहराते। इतना जरूर समझ रही थी वैशाली कि जो अपने समीप होकर भी आपको ना समझ सके, वो केवल दैहिक रूप से समीप है, असल में तो मन से मीलों दूर है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए वैशाली निंदिया रानी की गोद में समा गई। सुबह का सूरज दिन की एक नई शुरुआत लाया था, परंतु वैशाली के लिए तो अब भी कल का सिरदर्द ही साथ था। वैशाली काम खत्म कर रही थी, तभी वहाँ गौरव आ गया। वैशाली, ये लो दवाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो कल मैं। गौरव के आगे बोलने से पहले ही वैशाली ने उसके हाथ से दवाई ले ली और कोई बात नहीं होता है बोलकर वहाँ से चली गई। वैशाली का खाने का मन तो नहीं था, परंतु दवाई लेने के लिए कुछ खाना भी आवश्यक था। अभी उसने थाली निकाली ही थी, तभी सुदेश जी की आवाज़ सुनाई दी, तो वैशाली रसोई से बाहर आई। मैंने अपनी थाली का खाना बाहर किसी मांगने वाले को दे दिया, तो तुम ऐसा करो, मेरे लिए दूसरी थाली लेकर आओ। सुदेश जी पास ही कुर्सी पर बैठते हुए बोली। वैशाली बिना कुछ कहे खाना लेने चली गई। सुदेश जी के खाने के बाद उसने देखा सब्जी खत्म हो गई थी और 2 ही रोटी बची थी। अब फिर से सब्जी बनाने जितनी ताकत नहीं रही थी उसमें, और दर्द भी समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो अचार से रोटी खाकर कमरे में आकर सो जाती है। अभी उसे ठीक से नींद आई ही थी, तभी उसे दीवार पर दस्तक सुनाई देती है। जब दीवार खोलती है तो सामने देविका को पाती है। भाभी, फ़ोन कहाँ है आपका? देविका ने हमेशा की तरह क्रोध में बात की। आपके भाई का फ़ोन आया था, परसों होली है तो कल आपको लेने आएंगे, ये बताने के लिए कहा है। बोलकर देविका बिना कुछ सुने ही वहाँ से चली गई। वैशाली को इस समय ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो कोई पिंजरे में कैद पंछी हो जो कल आज़ाद हो जाएगा। यहाँ आने के बाद से ही वैशाली कहीं बाहर नहीं गई, ना किसी से मिली और ना ही घर में कोई उसे ठीक से बात करता था।
इसलिए वो जब भी छत पर जाती अपने मायके में बहन से फ़ोन पर बात कर अपना मन बहला लेती थी। आज मायके जाने के नाम से वैशाली बहुत खुश थी। अच्छा हुआ माँ जो भाभी कल चली जाएगी, अब मैं आराम से छत पर जाकर पढ़ाई कर सकती हूँ, वरना तो वो हमेशा ही छत पर फ़ोन से बातें करती रहती हैं और मेरा ध्यान फिर भटक जाता है। देविका सुदेश जी को आकर वैशाली के बारे में बताती है। तू चिंता मत कर, उसे जाकर आने तो दे। मैंने ऐसा कुछ सोचा है कि वो सारा दिन फ़ोन पर बातें करना ही भूल जाएगी। बहुत ही अच्छा इलाज करने वाली हूँ मैं, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सुदेश जी देविका को बोलकर वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।